नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो प्रतिशोध में। इजराइल ने ऐसा प्रतिशोध किया है कि एक के बाद एक 6 अलग अलग, खास तौर से जहां पर इस्लाम के मानने वाले लोग रहते हैं वहां पर उसने हमला करके टेररिस्ट के खिलाफ एक तरीके से निर्णायक और आखिरी लेग की लड़ाई छेड़ दी है। ये क्या है मामला, कितना आगे बढ़ता जा रहा है, ये आपको बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के साथ जासूसी वाले मामले में किसी एक ऐसे मुल्क ने हाथ मिलाया है जो चिंता का सबब है। वो चिंता क्या है, किस मुल्क ने हाथ मिलाया है, ये भी आपके सामने रखूंगा। रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट में क्या नया चल रहा है, जो चिंता की बात है वो भी आपके सामने आज प्रतिशोध में होगी। लेकिन इजराइल ने 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किया। इसके साथ शुरुआत करता हूं। गाजा, सीरिया, लेबनान, कतर, यमन, ट्यूनीशिया पर अटैक। हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये खबर फ्लैश कीजिए। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से मुस्लिम देशों में खलबली। इजराइल का 72 घंटों के भीतर भीतर आधा दर्जन देशों पर हमला। गाजा, सीरिया, लेबनान, ट्यूनीशिया, कतर, यमन, यहां पर एक के बाद एक हमले। और जहां पर भी लग रहा है कि यहां हमास का समर्थन करने वाले, हूती का समर्थन करने वाले या हिजबुल्लाह का कोई कनेक्शन यहां पर रहता हो सकता है, वहां हर जगह पर इजराइल आग बरसा रहा है। क्या ये एक साथ वाकई बहुत सारे मुल्कों के साथ उनकी नाराजगी और उनकी दुश्मनी मोल लेने जैसा है, या इसी तरह से कार्रवाई करके कोई मुल्क अपने दुश्मनों से और अपने को संभावित खतरों से जो हर रोज की बात उनके लिए हो गए हैं उससे हमेशा के लिए निजात पा सकता है? इसको कैसे देखा जाना चाहिए ये भी हम समझेंगे। और खास तौर से कतर वाले इशू में आप जानते हैं भारत ने डिप्लोमेटिकली कतर के साथ खड़ा होकर दिखाया है, इसको भी हम समझेंगे, इसके मायने और इसके इम्प्लीकेशन भी समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल को भी भारत ऑल वेदर फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। कैप्टन श्याम, नेवल कैप्टन श्याम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जनरल के सिन्हा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर। जब मैं खबर बता रहा था आप लोग स्टूडियो में, आपकी आमद हो रही थी, ये खबर इसके इम्प्लीकेशन क्या है सर? आधा दर्जन देशों पर 72 घंटों के भीतर भीतर हमले, ये एक तरीके से निर्णायक कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन इधर भारत का कतर वाले मामले में कतर के साथ डिप्लोमेटिक स्टैंड। देखिए, पहले मैं ये भी आपको दिखाता चलूं, जब ये मैं बात कर रहा हूं कि किन 6 जगहों पर ये हमले हुए हैं, अगर इसमें जियोग्राफिकली कोई ऐसी बात है जिसको आप समझाना चाहते हैं तो वो भी आपका प्लीज वेलकम है। प्लीज गो अहेड सर। देखिए, हम जब वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो वेस्ट एशिया तो उसमें अफ्रीका नहीं आता है। वेस्ट एशिया यदि आप देखेंगे तो यदि हम यहाँ से देख रहे हैं, ये यमन है, ये इजराइल है, ये हम यहाँ से यदि शुरू करते हैं, यमन से हम इजराइल की तरफ जाते हैं, फिर लेबनान आ जाता है, फिर इसमें सीरिया यहाँ आ जाती है, सीरिया के ऊपर में आपका टर्की आ जाता है। इधर हम जब आते हैं तो आपका इराक का इलाका मिलता है, फिर ईरान मिल जाता है, और फिर आपका कतर है। ये खाड़ियों का, ये पर्शियन गल्फ आप दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आप ट्यूनीशिया देखिए, ट्यूनीशिया वो, और यहाँ ट्यूनीशिया ये अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट का ये देश है ट्यूनीशिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि कहीं है तो वहां पर भी आपका रेडिकलाइज्ड एलिमेंट बहुत ज्यादा है, और वहां से भी टेररिज्म का है। तो उन्होंने बोट में मारा और उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया उसको मारने के लिए। यहाँ तो खुद वो आ जाते हैं, उनके एयरक्राफ्ट जा रहे हैं। इन जगहों से उन्होंने एयरक्राफ्ट, सबसे ज्यादा कतर के ऊपर में हम आ जाते हैं, क्योंकि कतर में जो हुई है, कतर में ऐसी बातें आ रही हैं कि उन्होंने इंटरनेशनली उन्होंने वायलेट किया है किसी कंट्री का कतर में। मगर ये आप समझ के चाहिए, कोई भी देश, उनका ये कहना है कि किसी भी आतंकवादी संगठन के किसी को रखेगा हम नहीं छोड़ेंगे यदि हमें मिल गया। और वो क्या दलील देते हैं, अमेरिका भी ये करता है, उन्होंने किया था पाकिस्तान में जाकर के, खासकर अफगानिस्तान। ठीक है कैप्टन श्याम। देखिए, एक के बाद एक अगर इसको रखें बॉल पे हम देखिए, सब जानते हैं गाजा में क्या हो रहा है, लगातार मारा जा रहा है। 67,000 लोगों को मार दिया। हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं ये मालूम है। दूसरा, तीसरा, सीरिया पे जब से वो सरकार पहले भी थी और अब भी लगातार वो मारते जा रहे हैं ताकि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट को खत्म कर सके। हूती के बारे में हम सब जानते हैं कि ये रेड सी में और ये विश्व के आर्थिक के लिए खतरा है, इसको मार रहे हैं। ये दोहा का जो अटैक है, ये पहला अटैक था, और ये सऊदी अरबिया के एयर स्पेस से होता हुआ 2250 किलोमीटर दूर आके मारा गया है मीडिया रिफ्यूलर के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं, इजराइल पे जो ब्लॉकेड है उसके अगेंस्ट में 32 से ज्यादा कंट्री शिप्स में ब्लॉकेड को बार बार पेनिट्रेट करके यहां तक आके लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं गाजा में। और ये यहां खड़ा था शिप, फैमिली और आर्मा, 2 शिप जिसके ऊपर उन्होंने मारा है। तो ये तो एक सी का अटैक हुआ। ये 6 जगह एक साथ अटैक करना, और खासकर जब दोहा वो तो चल रहा था, ये सब दोहा पे करना, पूरे मिडिल ईस्ट को अपने से अलग करना, एक तरह से अलग थलग पड़ जाने की नीति है। और इसके हिसाब से वो नहीं डर रहा है, और अमेरिका से भी अलग थलग। नहीं, मैं तो ये समझना चाहता हूं सर कि ये एक तरीके से अगर आतंकवाद के खिलाफ या अपने दुश्मनों के खिलाफ पोस्चरिंग की बात हो
तो ये आज का अब ये न्यू नॉर्मल है कि अगर आप उसको अपने यहां प्रश्रय देंगे और सार्वभौमिकता की बात करेंगे, आप संप्रभुता की बात करेंगे, तो दोनों चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन हमने इस समय जो स्टैंड लिया है उसका मायना भी समझना चाहता हूं। देखिए, हमारा बिकॉज कतर के साथ बहुत अच्छा संबंध है। हमने आपने देखा था हमारे नेवल के कुछ ऑफिसर फंस गए थे, तो उनको कैसे भी निकाल के लाया गया था। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने डिप्लोमेटिकली भी ठीक रखना चाहते हैं कि ठीक है हमारा, मगर बात ये है कि हम इजराइल के साथ उतना ही खड़े हैं जितने दूसरे देशों के साथ। बात ये आती है, जो मेरा अपना आकलन कहता है, यदि आपने इसको छोड़ दिया तो टेररिज्म का जो रूप निकल के आएगा वो इतना भयंकर होगा कि कहीं भी जाके कोई कर ले। आप बताइए कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे जितने भी हम कहते हैं पाकिस्तान में जो भी हमारे संगठन तंजीम है उसका ले जाकर के कोई बांग्लादेश में बैठा दे और कहे कि बांग्लादेश में हम कुछ ना करें। ये कैसे हो सकता है कि आप नेपाल में जाके बैठा दें? ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और मेरे आकलन कहते हैं आप कहीं भी आपके पास दम है तो आप यही करेंगे। अमेरिका यही करता है, इसलिए अमेरिका आज नंबर 1 है वर्ल्ड में। देखिए, दो बातें यहाँ पे मैं आपके पास लौट रहा हूँ। ये खबर बताने के बाद कतर पर हुए इजराइल अटैक पर बड़ी खबर है। ये इजराइल ने कतर के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। इजराइल को जवाब नहीं दे सकी कतर की एयरफोर्स। हमले को रोकने में नाकाम रही कतर एयरफोर्स। इजरायली हथियार रेडार पर दिखाई नहीं दिए। तो क्या कतर इतना रिसोर्सफुल नहीं है कि उसको इस तरीके के आने वाले किसी हमले के बारे में पता चलता और इसका डिफेंस काम करता? कैप्टन शाम, देखिए, पैट्रियट एयर डिफेंसिव सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, सबसे बड़ा बेस अमेरिका का कतर में, सब कुछ है वहां पे और ये डिफेंस सक्सेसफुल है। लेकिन कहा जा रहा है दो बातें। पहली बात कि अमेरिका को सब पता था, वो जो कह रहे ना डक्स आर नॉट फॉलिंग इन लाइन की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मिलिट्री को बाद में पता लगा, और शायद लास्ट मोमेंट में पता लगने के कारण वो जो लीडर है उनका वहां से हट गया बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, क्योंकि 10 मिनट के अंदर इजराइल ने कह दिया था कि इसमें हम अकेले थे, अमेरिका का रोल नहीं था। तो इजराइल ने ये भी क्लियर किया। तो ये बात। दूसरी बात आपका कहना कि एयर डिफेंस सिस्टम, देखिए उन्होंने F-35 का इस्तेमाल किया इसमें, और कतार के एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर रहते हुए स्टैंड ऑफ वेपन से उन्होंने एयर टू सरफेस मिसाइल मारी जिसका कोई काट नहीं था, और इसलिए ये अटैक सक्सेसफुल हुआ। और हाँ, टैसिट सपोर्ट अगर चुपचाप कहें तो कतार का अमेरिका की तरफ से था, इसलिए वो अपने F-35 को क्या मार देते? क्या पैट्रियट और थर्ड अपने F-35 IDF को मारता? लेकिन सर ये भी तो संभव है कि वो इसी तरह की एलिबाई देंगे कि आप हम पे शक कर रहे हो कि हमने इन्फॉर्म किया होगा, हम अपने F-16 को मरने देते क्या? हो सकता है उन्होंने ये एलिबाई तैयार की हो क्योंकि इजराइल को इंफॉर्मेशन अमेरिका नहीं दे रहा होगा, उसको यूं ही पता चल जाएगा। ये भी बात समझ में नहीं आती। आपके पास आता हूं सर, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान, कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक को इजरायली जमीन बताया। इजराइल के पीएम के इस बयान ने भविष्य में फिलिस्तीन देश बनने की संभावना पर खतरा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ये अरब देशों के गुस्से को और भी भड़का सकता है, जो कतर पर इजराइल के हवाई हमले से पहले ही नाराज हैं। इसका क्या असर होगा सर? ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का फॉलआउट क्या है? फॉलआउट यही है, टू नेशन थ्योरी इज अ रॉन्ग थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे आप भारत और पाकिस्तान को बनाना और बांग्लादेश को बनाना, सिमिलरली कोरिया, साउथ कोरिया एक ही देश थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बनाए, और इजराइल के अंदर में भी इसी तरह फिलिस्तीनियों और यहूदियों को ला करके बताना कि वेस्ट बैंक में ये होगा, ये होगा। टू नेशन थ्योरी इज अ फेल्ड थ्योरी। इवन मैं मानता हूँ, भारत भी इस बात को मानता है। गांधी कहते थे कि मेरी खून से हो जाएगा मगर हम नहीं बनने देंगे। आपने बनने दिया ना, आज उसको हम जस्टिफाई करें, भले ही हमारे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती मेरे आकलन अनुसार। इट इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थ्योरी। वर्ल्ड में ऐसे ही आप डिस्टर्ब पैदा करेंगे तो ये थ्योरी क्या आएंगे? दो नेशन बना दो, जरा भी कुछ हुआ। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दो होती थी, उसको एक जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया? अब इस मामले में भी आप ये जो कह रहे हैं कि ये जो किया गया, ये एक तरीके से बड़ी शक्तियों का दुनिया में किसी को ताकत बनने से रोकने के लिए उसका एक तरीके से विभाजन कर देने जैसा था। टू नेशन थ्योरी के नाम आपने उदाहरण दिए। उसके बाद यूएसएसआर का क्या किया वो भी हमने देखा। लेकिन मैं एक चीज दूसरी जानना चाहता हूं, इस मामले में भारत का स्टैंड पैलेस्टाइन के संदर्भ में। अब कतर वाले मामले में तो मैंने आपसे पूछ लिया कि वो क्यों किया गया है। अब इस मामले में भी ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, और भारत जिस सिद्धांत को मानता है उसके हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव में इसकी विवेचना चाहता हूं। देखिए, भारत के ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आतंकवाद या कोएग्जिस्टेंस, ये दो चीजों को लेकर हम चलते हैं। तो जब कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो पैलेस्टाइन जो है, वहां के लोग जो हैं वहां रह चुके हैं, वहां रह रहे हैं। और अब तो देखिए, इजराइल अब तक तो यही कहता था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो, हम तुम्हें सहायता करेंगे। लेकिन ये जो हुआ 7 अक्टूबर को, उसके बाद से इजराइल का
पलड़ा अलग हो गया। उसका तरीका, मैंने आपको कहा था, आप कह सकते हो पेरिफेरल सिक्योरिटी तक की बात कर रहा है वो कह रहा है आप हट जाओ यहां से, साउथ चले जाओ, और पैलेस्टाइन की कोई थ्योरी ही नहीं है। लेकिन अमेरिका या क्या यूनाइटेड नेशन में ये जो वोटिंग होने वाली है 2 दिन के बाद, यूरोपियन यूनियन पूरा, जर्मनी, भारत जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, हमारा कल्चरल सेंटर है, हम एड देते हैं पैलेस्टाइन को, हम कहते हैं एग्जिस्टेंस है, हमारे अच्छे मित्र थे, वो आते थे, हमारे अराफत यहां आते थे, तो हमको तो क्या इस मामले में हमारे लिए पिक एंड चूज बड़ा आसान है, बड़ी टाइट रोप वॉक है, ये समझना चाह रहा हूं। बहुत क्लियर है, जैसे हमने कतार के बारे में कहा कि हम एक विश्वासी मित्र हैं मिडिल ईस्ट के, हम बैलेंसिंग रखेंगे, पैलेस्टाइन में भी हमारा वही रोल रहेगा। चलिए तो अगली खबर देखिए, पोलैंड पर रूसी ड्रोन हमले के बाद NATC अलर्ट, फ्रांस ने 3 रफाल फाइटर पोलैंड भेजने का ऐलान किया। नेटो को अलर्ट कर दिया गया, माफ कीजिए ये स्पेल मिस्टेक, नेटो को यहां अलर्ट कर दिया गया। मकसद पोलैंड के एयर डिफेंस को मजबूत करना, रफाल नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक की सुरक्षा में सहयोग देगा। तो ये एक तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में चलने वाला युद्ध क्या अब बहुत जल्द रशिया वर्सेस नेटो भी देखने को मिलेगा, या अगर ये होना होता तो बहुत पहले हो गया होता। अब इस तरह के प्रोवोकेशंस और खबरें केवल आती रहेंगी, लेकिन रशिया वर्सेस नेटो नहीं होगा। क्या होगा सर, जनरल सर? देखिए, आर्टिकल 4 तो इवोक कर दिया है पोलैंड ने। आर्टिकल 4 क्या है वो? जब आप इवोक करते हैं कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं जितने भी नेटो के 32 देश हैं, आप उसके साथ कर सकते हैं। आर्टिकल 5 लाना है कि नहीं? आर्टिकल 5 अभी कुछ बातें चल रही हैं कि आर्टिकल 5 ले आओ। आर्टिकल 5 लाएगा। देखिए, रशिया को पूरे नेटो के साथ, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, उसके साथ तो युद्ध करना थोड़ा तो महंगा ये पड़ेगा ही। हाँ, क्या होगा कि नहीं? सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सब डबल गेम कर रहे हैं। पुतिन एक चैलेंज दिया है उन्होंने ये नहीं माना कि हमरा, वो कहते हैं हमारे को शायद जैमिंग हो गई, इसलिए जो 19 ड्रोन गए थे, और अभी तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा आर्म्ड थे वो, और केवल उनमें से केवल पहले तो 4 बोल रहे थे, अभी कह रहे हैं 6 मार गिराया, सारे टारगेट पे लगे। तो ये आर्म्ड हैं और बहुत क्षति हुई है। पहले ये भी चल रहा था कि शायद रिकॉग्निशंस ड्रोन है। 19 आपने उस दिन कहा भी था ये कामिकाज़े ड्रोन है, आपने बिल्कुल कहा, मैंने कहा था, एंड दे आर हेवीली आर्म्ड, ये है, और उसमें डबल टैंकर लगा के भेजा है उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि वहाँ एक्सरसाइज चल रही थी, और उसको ये वो कह रहे हैं, चुप हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, तो ये वॉल पोस्ट पे आप जरा दिखाएं रशिया का मैप बेलारूस के साथ, तो अभी उस पे बात कर सकते हैं। नहीं, तो इसमें आप क्या ये देख रहे हैं, इज इट गोइंग टू बी इवेंचुअली रशिया वर्सेस नाटो? बात कुछ और है। एक्सरसाइज जैपेट के साथ उन्होंने अपने करीब 40,000 2021 में एक्सरसाइज हुआ था, और वहां इसको टैसिटली एक तरह से मास्किंग करके वहां गए, सब कुछ लगाया, मिसाइल न्यूक्लियर सब लगा दिया, और उसके बाद 22 में अटैक कर दिया यूक्रेन पे। कंसोलिडेट कर रहा है रशिया पोजीशन को, सवाल की कॉरिडोर है बगल से, कलिनिंग्राड देख रहा है वो, पोलैंड को पकड़ा है उसने, और पोलैंड के ऊपर इक्का दुक्का गया, वैसे मान भी गया, उसने कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूं तुमसे, हमारे ड्रोन चले गए, एक्सरसाइज हो रही है, इलेक्ट्रोमैटिक सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं, दुश्मन के ऐसे जब एक्सरसाइज होता है सर, ये तो, लेकिन फिर इस तरीके में अगर आप बाद में कह दें कि हाँ ऐसा हो गया है, बातचीत करने के लिए तैयार है, होता है, नहीं तो फिर क्या वो आर्टिकल उसको फिर लागू उनको कुछ नहीं होने वाला, वो मान जाएंगे। जनरल सर, आपका क्या नजरिया यही है? पोस्चरिंग है ये। देखिए क्या है कि ये इसको कहते हैं एस्केलेशन लैडर को बढ़ाना, ये ना मिलिट्री वे है, ये सामरिक तरीका है, कोई ऐसी चीज नहीं है, सामरिक तरीके से हो रही है। आज के दिन में ही वांट्स टू ड्रॉ। देखिए, बड़ा गेम खेला जा रहा है 2027 के लिए, हम उसको आज के लिए कि हम आज कर रहे हैं, आज ये हो गया। रशिया को लोग कहते थे 7 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 3.5 साल खींच चुका है और खींचेगा। ये क्या है 2027 का है कि लेकिन रशिया वर्सेस नेटो फुल फ्लेजेड नहीं होगा। देखिए क्या होगा, जैसे होगा चाइना जाएगा इंडो पैसिफिक में, जैसे गया पूरा का पूरा नेटो को वहां वो होल्ड कर, इसी को कहते हैं होल्डिंग, होल्ड द फोर्स देयर। प्रॉब्लम बड़ी लड़ाई है, इसको हम नहीं आकलन करेंगे तो हम गलती ये कर देंगे कि नहीं वो हो गया, तो ये असल में केवल वहां बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई होने के साथ सिर्फ इतना नहीं होगा कि रशिया वर्सेस नेटो हो जाए, उसके इंप्लीकेशंस उससे आगे हो जाएंगे, और फिर वो शक्तियां जो अभी तक कहीं आपको दूर दिखाई दे रही हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी, और इसलिए शायद इस तरह की स्थितियों से बचने की कोशिश हो रही होगी। हालांकि ब्रिंकमैनशिप चल रही है, ये बताने की कोशिश हमेशा हो रही है कि यहां इस रेड लाइन को पार करोगे तो बात तो फिर बिगड़ जाएगी, और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप ज़ेलेंस्की पर हमला, रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप पर और ज़ेलेंस्की पर हमला बोला। ज़ेलेंस्की सोचते हैं कि वो युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। बेलारूस ट्रंप के शांति मिशन के साथ है, ये भी बात उन्होंने कह दी, और बेलारूस को एक तरीके से शांति मिशन के लिए भी शामिल दिखा दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि अगर आप ये सोच रहे हैं ज़ेलेंस्की के संदर्भ में और यूरोप ये सोच रहा है कि ज़ेलेंस्की ये युद्ध जीत लेंगे,
तो ऐसा होने वाला है नहीं। और ये सबको पता है कि बेलारूस और लुकाशेंको पुतिन के दोस्त हैं और उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो हमेशा रहते हैं। और कई बार तो वो ये तक कहा जाता है कि लुकाशेंको भी इस वॉर में पुतिन के साथ हैं, ऐलानिया नहीं लेकिन ये वॉर लड़ी। सर ये इस स्टेटमेंट की वजह क्या है और क्यों दिया गया है? देखिए, लुकाशेंको जो हैं रशिया के साथ में, तो आपको पता है पुतिन के बड़े अच्छे दोस्त हैं और इनका एक आर्टिकल बहुतों को नहीं पता है। ये थोड़े दिन के बाद कोई टाइम फ्रेम है व्हेन जो आपका ये इनके साथ रशिया के साथ जुड़ जाएंगे, इनकी है एक दूसरे की। तो मतलब बाद में ये अलग नहीं रहेगा, ये रशिया का ही पार्ट हो जाएगा। हाँ, दे विल बिकम पार्ट ऑफ रशिया, ये है। उसके साथ जैसे ये बता रहे थे सेल्वाकी गैप है, उसके बाद कलिनिनग्राड है। कलिनिनग्राड है जर्मनी का, जिसको रशिया ने पकड़ा हुआ है, उसके बाद छोड़ा नहीं। इस जर्मनी में पकड़ा हुआ था, छोड़ दिया था, वो आ गया था। अभी कलिनिनग्राड के ऊपर में जर्मनी चाहता है कि हम कलिनिनग्राड को पकड़ लें बाल्टिक के ऊपर में, मगर रशिया वहां पर उसने न्यूक्लियर भी रखा है। इतना आसान नहीं। बेलारूस से जो ये 100 किलोमीटर का ये सेल्वाकी गैप है, उससे लिंकेजेस करना, वो लुथेनिया के साथ में है। और देखिए यही बात सर, मैं यही बात कर रहा था जो आपने और पोलैंड के साथ में। तो यदि ये करता है तो दो नेशन तो हैं ही अफेक्टेड और दोनों को एक्टिवेट कर रहा है। पोलैंड तो को भी खत्म कर रहा है की तरफ से ये स्टेटमेंट। देखिए, ज़ेलेंस्की युद्ध नहीं जीत सकते, दुनिया ये बात देख रही है। जीतना ही होता तो अभी तक कुछ हो ही जाता, नेटो को आना होता तो अभी तक आ ही जाते। लेकिन मैं ये बात समझ रहा हूं कि लुकाशेंको की स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्यों नहीं पड़ेगी? वो उनके आयरन ब्रदर हैं। जब से अलग हुआ यूएसआर तब से बेलारूस उनका सबसे अच्छा पिलर है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे क्षेत्र से आप उपयोग कर सकते हो। 1,20,000 सेनाएं भेजी है जेलेंस्की ने नॉर्थ बॉर्डर पे, ये कुर्स्क पर जो अटैक हुआ उसके अब्सेंस में। और साथ में ये जोड़ देना कि हम शांति मिशन में साथ हैं, ट्रम्प के शांति मिशन। वो कहेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी सेनाएं वहां आ गई हैं और बेलारूस एयरोस्पेस वायलेशन कर रहा है यूक्रेन का। अब ये कह रहे हैं जेलेंस्की, तो क्यों नहीं कहेंगे? और सुवाल्की कॉरिडोर की बात तो मैंने कही आपको, वो तो होना ही होना है। तो रशिया क्या कर रहा है? रशिया इनके कंधे पे सर रख के अपने को कंसोलिडेट कर रहा है। वो अब अपनी पोलैंड की बॉर्डर बेलारूस के, देखिए पोलैंड ने बंद कर दिया है बेलारूस का बॉर्डर। वहां के लोगों को तकलीफ हो रही है, तो ये क्यों ना भेजे यूएवी, क्यों ना पोस्चरिंग दिखाएं। और नीदरलैंड से कमांड सेंटर है उनका, बाय द वे नाटो का ऑपरेशनल कमांड सेंटर है नीदरलैंड में, और वहां से F-35 आ रहे हैं अटैक करने के लिए 1200 किलोमीटर चल के बाल्टिक से होते हुए, और वो यूएवी को मार रहे हैं। हवा से सुना आपने, हवा से मारते हुए फाइटर पायलट को सुना आपने यूएवी मारते हुए? देख के मारा है उन्होंने, समझ के मारा है कि किस तरह की यूएवी है, खतरनाक है या नहीं है। प्लस उनकी सिग्नेचर ली, उनको मूवमेंट करने दिया, अपने इलाके में लाया। मतलब कुछ भी ऐसे ही नहीं हो गया है। जो कुछ हो रहा है बहुत सोच समझ कर हो रहा है। और इधर क्या ये भी सोच समझ कर हो रहा है कि फ्रांस की कंपनी पर पाकिस्तान में जासूसी का आरोप, थेल्स ग्रुप पर तकनीकी मदद देने का आरोप। फ्रांस की दिग्गज कंपनी है थेल्स ग्रुप, और पाकिस्तान को जासूसी और निगरानी के मामले में, रिकनेसेंस के मामले में, स्पाइंग के मामले में मदद देने वाली है। राफेल का पार्ट बनाता है थेल्स ग्रुप। तो क्या ये बहुत सारे तार ऐसे भी हैं जो यूं इंटेंगल्ड हैं कि हमारे हित इसमें प्रभावित हो सकते हैं? सर, इसका मायना क्या है? देखिए, थेल्स की कंपनी को मैं गया हूँ, विजिट किया हूँ। मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज कर रहा था तब गया था। थेल्स की इतनी पकड़ है पूरे विश्व के। थेल्स का नाम बोलिएगा और आपको जो सामरिक चीज को जानते हैं कि उसकी शक्ति क्या है। थेल्स ग्रुप का पाकिस्तान के फेर में कैसे पड़ गए हो? फेर देखिए, ये सब जगह जाते हैं। भारत में है, हमारे रफेल के साथ में वो आते हैं। हमारे बहुत सारे उपकरण है जिसमें उनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, ये वहां जाएंगे, वहां पर सबसे बड़ी चीज क्या करने जा रहे हैं ये समझने की चेष्टा कीजिए। वहां 80% सामान अब चाइना का आ चुका है। चाइना ने रफेल को नीचे, थेल्स को नीचे डालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय ये चलाया ग्लोबल टाइम ने कि रफेल गिर गया। क्योंकि पैसे की बात है ना, उनकी ग्राहक जाएंगे उसको डिफीट करने के लिए, क्योंकि 80% सामान है। आपको कौन मौका देगा? यदि पाकिस्तान ने अमेरिका को मौका दे रहा है, क्यों अमेरिका वहां जा रहा है? ये सारे इक्विपमेंट को चाइना को कैसे डाउन करेगा? उसको उनके उपकरण सारी चीज वहां दे देगा उसको। मतलब यहां पर थेल्स की मौजूदगी चाइना को डाउन करने के लिए, चाइना को बेसिक टाइम वो है। अमेरिका का भी वही है, टारगेट चाइना। लेकिन सर, इसमें इवेंचुअली तो पाकिस्तान के बल्ले बल्ले हो रही है ना। बल्ले बल्ले हर देश का अपना हित है, वो हित साधता है। थेल्स कंपनी का खासकर भारतीय नौसेना से बहुत गहरा संबंध है। मैं फ्रांस में यूरो नेवी में 2007 में मैंने शिरकत की थी। तो सर, यही तो चिंता है कि फिर वो पाकिस्तान को मदद देने वाला, तो हमारे लिए टेंशन है कि नहीं है? नहीं, लेकिन वो रफाल के सारे पार्ट्स बनाता है। जितने देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम हुए, इंफ्रारेड रडार हुआ, रडार सिस्टम हुआ, ये तो और चिंता की बात बता रहे हैं। बात है भारत के लिए। लेकिन ऐसा थेल्स नहीं करता।
ऐसे कुछ नहीं करता, वो मैपिंग कर रहा है उनके लोगों की, फोन टैपिंग कराया जा रहा है पाकिस्तान में, ये एक अलग मुद्दा है। ठीक है, स्पाइंग की बात हम नहीं कर रहे, थैलेस को क्या मतलब है, पाकिस्तान अपने लिए कर रहा है, उसने सिस्टम दिया है उनको, सिस्टम से चल रहा है। MQ9 को MQ18 को काटेगा कैसे? अनटिल अनलेस जो चाइनीज इक्विपमेंट है उसको पढ़ने का भी मौका उसको दे दिया, जानने का मौका, इससे अच्छा मौका क्या है? भारत के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आप तो घबराइए नहीं। अच्छा, तो ये ऐसा भी हो सकता है ट्रोजन की तरह कि आपका एक ट्रोजन वहां पर पहुंचा, आपके लिए उसने इंफॉर्मेशन जुटाई, हो सकता है वहां रिकॉग्निशंस और इंफॉर्मेशन उनको बताने के बहाने वहां पर मौजूदगी हो और वहां की पूरी इंफॉर्मेशन एक्चुअली वहां से निकाल कर ले आए, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और उधर बलूचिस्तान को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स और चीन में होड़ है, बलूचिस्तान को लूटने में लगे दोनों देश। बलूचिस्तान के खनिज भंडार पर बुरी नजर, बलोचों के विद्रोह और विरोध पर अमेरिका का एक्शन। अमेरिका ने BLA को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। और कल जैसा हम प्रतिशोध में चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान क्योंकि बलोच विद्रोही जो हैं उनका विरोध और विद्रोह खुद नहीं दबा पा रहा है, बल्कि बुरी तरह मुंह की खा रहा है बलूचिस्तान के भीतर, इसलिए उसने जानबूझकर अमेरिका को यहां रेयर अर्थ मेटल और दूसरी तमाम तरह तरह के खनिजों के बारे में लालच देकर बुलाया है ताकि वो यहां विद्रोह को दबाने में मदद करे। और एक तरीके से ये मदद तो हो ही गई कि बलोचों को एक तरीके से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। बलोचों ने इस पर सख्त ऐतराज जताया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ के मूल निवासी आतंकवादी हैं और ये लोग कौन है जो यहाँ लूटने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसका अंजाम अब क्या होने वाला है? बलूचिस्तान के इतने दिनों का संघर्ष अपने कामयाब अंजाम तक पहुंचेगा या अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उसको डिरेल कर देंगे? कैप्टन श्याम, देखिए, ये तो पाकिस्तान के लिए बल्ले बल्ले हम कह सकते हैं, उन्होंने तो बेच दिया अपनी तरफ से। पहले देखिए, पहले तो वो चाइना के हाथों खेल रहे थे, उन्होंने सब कुछ दिया, वहां पे ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन हाँ, अमेरिका के जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो आपने जो डील सुनी है, जो $500 मिलियन की डील हुई है, और जो डोनाल्ड जूनियर और ये जो उनके दामाद सब जा रहे हैं वहां पे, क्रिप्टो करेंसी जो भी हो रहा हो, मिनरल्स हो रहा हो, बलूचिस्तान को देखते हुए चाइना ने हाथ अपना अप एंटीना कर दिया है। उसने CPEC 2 को रिवाइज कर दिया है और उसने फिर से 5 समझौते फिर से किए हैं। उसमें रेल प्रोजेक्ट का भी, हालांकि वो ADF में चला गया है, लेकिन वो भी इस पर पैनी नजर रखे हुए है। और तीसरी बात और भी है, बलूचिस्तान वाले पहले कह रहे हैं कि तुम आओ, तो बेच तो दिया तुमने हमें, तुम कुछ लेने देंगे तब तो, क्योंकि वो भी बैठे हैं। लेकिन चाइना वाला मामला सर फेल्ड एक्सपीडिशन साबित हो गया है। उधर अमेरिका ने कई बार यह साबित कर दिया है कि वो जो कैंपेन लेकर चलता है, कई जगहों पर उसको यू टर्न लेना पड़ा है। अफगानिस्तान वाला मामला हो, इराक वाले मामले में हमने देख लिया, इस तरह के न जाने कितने उदाहरण है। क्या ये भी वैसे ही अटेम्प्ट साबित होने वाला है? 100% आप ये लेके चलिए, सेम थिंग इज रिपीटिंग। बट अमेरिका कभी डरता नहीं, ये आप लेके चलिए, भाग लेगा। अफगानिस्तान से भागा और भागा 20 साल के बाद भागा, वहां से पूरा चूसा उन्हें और फिर भाग गया, उन्हें किस हालत में छोड़। पाकिस्तान का यही हाल होगा। 2015 में सुनते थे, अभी एक नया चीज चला है अमेरिका के साथ में, बोलते हैं $1 ट्रिलियन का सप्लाई मुनीर बेच रहे हैं, हम $1 ट्रिलियन के हो जाएंगे। क्या भीख मांगे? नहीं, इकोनॉमी वो क्या आपका उनके बयान पढ़िए ना, और उन्होंने लिख के दिया है कि पाकिस्तान का सपना है कि विदिन 5 इयर्स हम भारत जैसे हम $4 ट्रिलियन की बोलते हैं हमारा पहले $1 ट्रिलियन किस बेसिस पे? गधा बेच के होने वाले हैं, खनिज बेच के होने वाले हैं, खनिज बेच दिया ना, खनिज बेच दिया। सपने तो यही है। पहले 2015 में ये बोला था, जैसे CPEC आया था कि भारत को क्रॉस कर देंगे हम GDP में 15 से आप। तो सर ये बात तो सही है, इनके समझौते हो रहे, जैसा ये कह रहे थे बल्ले बल्ले हो रही है, पैसे तो इनके पास आ जाएंगे, इसमें वो मेटल निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन पैसे तो इनको मिल जाएंगे ना। सर हमारी तरह हो जाएगा, हम भी बहुत जगह से लोन ले लेते हैं, 4 दिन तो मर्सिडीज में भी घूमेंगे, बड़े गाड़ियां रखेंगे, फिर हमें घी के कटोरे लेके जाने पड़ेंगे। आप भी चढ़ जाइए, मर्सिडीज में चढ़ जाइए, बड़े बड़े घर बना लीजिए। एक बात हम कहना चाहेंगे आपको, और ध्यान से समझिए इसको, एक डिफरेंस है चाइना के अप्रोच में और अमेरिका के अप्रोच में। चाइना सर एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, सुशीला कार्की होने वाली है नेपाल की अंतरिम PM। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने। कल तो घी सिंह साहब का नाम आ रहा था, लेकिन फिर से एक बार पलड़ा बदला और सुशीला कार्की के अब आगे होने की बात हो रही है। आज रात 8:45 पर वो शपथ लेने वाली हैं सुशीला कार्की, और राष्ट्रपति भवन से शपथ के बाद वो निकलेंगी। सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। सुशीला कार्की ने जेन जी की सभी शर्तें मान ली हैं, सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। तो अचानक पहले सुशीला कार्की का पहले नाम सामने आना, परसों की बात मैं कर रहा हूं,
कल एक बार फिर से इसमें एंटी क्लाइमेक्स हुआ सुशीला कार्की वाले मामले में और घीसिंग ये नाम सामने आने लगा और अब एक बार फिर सुशीला कार्की सामने। कल ही तो हम चर्चा कर रहे थे सर। देखिए सुशीला कार्की एब्सोल्युटली भारत की कैंडिडेट हैं। ये BOHU की पढ़ी हुई हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ी हुई हैं। इनके जो हस्बैंड थे वो वहाँ के एक नेता थे, वहीं इनकी शादी हुई थी, वो भी BOHU से निकले हुए हैं। पूरी की पूरी जो इनके साथ भारत के साथ और इनके ऊपर सबसे बड़ा जो वहाँ है, इनके ऊपर में जितने भी कम्युनिस्ट वाले थे इनके ऊपर वो चार्ज लगाए थे जब ये चीफ जस्टिस थी वहाँ पर। इनको क्या कहते हैं वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से इनके ऊपर में ला करके और इनको 2 साल में ही निकलना पड़ा। तो ये नहीं थी तैयार, ये तैयार नहीं थी। इनको तैयार किया है जो चीफ हैं वहाँ के, उन्होंने तैयार किया है कि आप शर्त मानिए आपके पास। और ये भारत दो चीजें मैं जानना चाहता हूं सर, ये इनके सामने कितना टर्बुलेंट मामला है आगे या कितना स्मूथ इनकी राइड रहने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इनके बनने के बाद ये उम्मीद की जाए कि भारत एज सच और दुनिया में जो गड़बड़ी न्यूसेंस वाले जो एलिमेंट हैं उनको दबाने में नेपाल भारत का साथी बनेगा? देखिए मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जो हमारा ये मालदीव था, आउट इंडिया के लेकर आए थे मोइजू, वेलकम इंडिया से अभी बदल गया 1 साल के अंदर। हाँ, त्राहिमाम करना पड़ा उनको। हाँ, 1 साल में आउट इंडिया के स्लोगन से वेलकम इंडिया के स्लोगन में आ गए। वो तो लक्षद्वीप की वजह से उनको सीख मिल गई थी। हाँ। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेपाल क्या अब भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई देगा? क्या लिपुलेख और इस तरह लिम्पिया धुरा और काला पानी वाला जो मामला है अब वो बदलेगा? और देखिए नेपाल का अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा वोलेटाइल है। जब हम पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे, अगर वो बन रही है राष्ट्रपति तो हमारे लिए अच्छी खुशी की बात है। एक कल्चरली स्टेबल नेपाल बनना बहुत ज़रूरी है हमारे पड़ोसी देश के रूप में। और हमने चाइना में जाके जो लिपापुख का जो बात किया, आपने काला पानी की बात की, वहाँ से हमने कॉरिडोर खोल दिया था चाइना को बताने के लिए कि आपका ये व्यापारिक संबंध हम बढ़ाना चाहते हैं। नेपाल को इससे हमें खुश होना चाहिए था कि भारत चाहता है कि उसके संबंध। तो और कम मैं आपसे पूछता हूँ, इज इट अ गुड न्यूज फॉर अस? बिल्कुल, मैंने इसलिए बधाई दी उनको। आगे आपको लेकर चलता हूं। नेपाल में जेन जी के प्रदर्शन पर बीमा कंपनियों का बड़ा दावा। बीमा कंपनियों का अनुमान 31 अरब रुपए का क्लेम संभव। साल 2015 के भूकंप से 3 गुना ज्यादा क्लेम। आगजनी में काठमांडू का हिल्टन होटल भी तबाह। जुलाई 2024 में 500 करोड़ रुपए में बनकर हुआ था तैयार। सवाल यही है कि अगर यहां पर जेन जी का, इन प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य ये था कि सत्ता परिवर्तन हो और बहुत दिनों से उनके हिसाब से जो चीजें नहीं चल रही हैं वो चलना शुरू हो, तो ये लूटपाट क्यों, इस तरह की आगजनी क्यों? खास तौर से तब जब इनके लीडर्स की तरफ से भी ये आह्वान किया जा रहा था कि ये कोई लूटपाट और वो मत करें, कागजात सुरक्षित रखें, हमारे जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस की जो जगह हैं उनको सुरक्षित रखें। उसके बावजूद ये क्यों हुआ? क्या ये विद्रोह डीरेल भी हुआ है या असल में इसमें कुछ शरारती तत्वों ने अपने हाथ भी धोए हैं? क्या हुआ है जनरल सर? देखिए ये तो मेरा मानना है कि बाहर की तत्वें नहीं है, इसको आप लेके चल रहे हैं। ना चाइना है, ना अमेरिका है, ना भारत है। बात है वहां पर जो सिमरिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग नहीं समझते। जेनजी वाला प्रॉब्लम, और ये जितने भी बड़े बड़े होटलों के बड़े बड़े इसके मालिक हैं, उनके बच्चे बाहर जा करके अपने को वही मीडिया में, वो सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि हम इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये तो एक गुस्सा है। लेकिन ये ड्रोन शॉट्स देखिए ना, इस तरीके से इतने बड़े बड़े इलाकों में, वो वहां की कोर्ट्स हो, संसद हो, इस तरह से आप बताएं, इन्होंने पहले दिन नहीं हुआ था ये, सेना आ जाती तो नहीं होता। बस वहां के आप देखिए 30 लोग जो मारे गए हैं ना, स्कूल वाले बच्चे, उनको गोली मारी है यहाँ सर पे, यहाँ मारी है। यदि आप फादर होते तो आप क्या करते? ये कहाँ हुआ है? अब पूरे नेपाल में हुआ है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि नेपाल केवल एक काठमांडू में हुआ। कोई कहे कि काठमांडू में इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो आके कर गई है, मगर ये गुस्सा जो फूटा है, ये फूटा है किस लिए फूटा है? कि नेपाल को जिस तरह से ले गए हैं, अच्छी बात नहीं है ये। केवल यदि सेना एक दिन पहले आ जाती तो ये चीज थम सकता था, मगर ठीक है, दिस इज द वे। यदि आप करेंगे, आप किसी देश को चलाएंगे 2008 से लेकर के, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि नेपाल के इतिहास में इसको एक ब्लैक चैप्टर के तौर पे तो देखा जाएगा या इसको एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट के तौर पे देखा जाएगा कि ये नुकसान हुआ लेकिन उसके बाद सही पटरी पर आया नेपाल? अब तक जितने भी ये विद्रोह हुए हैं नेपाल में, उसमें ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे काला है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको कहा था, टर्की और पाकिस्तान के आईएस समर्थन के साथ चाइना की तरफ लीनिंग जो हो रही थी, उसके अगेंस्ट में अमेरिका का इसमें योगदान था।
लेकिन वो बात बिगड़ी और ये युवाओं ने बहुत कुछ तहस नहस कर दिया और उनके कई सामरिक और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने तबाह कर दिया जो वर्ल्ड के लिए नमूना थे। ये इंश्योरेंस कंपनी का तो घाटा एक घाटा है, जो इतिहास गवाह जो उनके बिल्डिंग्स थी वो खराब कर दी उन्होंने, वो बहुत ही मुश्किल हो गया। तो कहीं ना कहीं डिरेल हुआ, कहीं ना कहीं ये म्यूटेट कर गया और कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया। लेकिन ये बात तो जरूर है कि चाइना के लीनियज में जो जा रहे थे ओली जी, उसका उन्होंने खात्मा कर दिया है। चाइना और हमें सावधान अभी भी रहना है। चाइना की तरफ धीरे धीरे नेपाल जाता जा रहा था और ये चिंता का विषय था। ये तो समाप्त हुआ है, लेकिन चिंता यहां थमी नहीं और डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के संकेत मिल रहे हैं। क्वाड बैठक में शामिल होने भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत में अमेरिका के नामित राजदूत ने दिए संकेत। नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान, ट्रंप भारत की यात्रा कर सकते हैं, सर्जियो ने कहा। सेनेट में सर्जियो गोर ने दी यात्रा को लेकर जानकारी। 2025 के आखिर तक होने वाली है क्वाड बैठक। तो क्या तब तक ये जो बात कही जा रही थी कि ये झाग धीरे धीरे बैठेगा टैरिफ वाला, चीजें ठीक होती जाएंगी और साल के उत्तरार्ध में क्या ये और भी चीजें ठीक हो जाएंगी और इसीलिए उसी के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अब बनना हल्का हल्का शुरू हो गया? देखिए, चीजें थोड़ी इसी तरह और चलेंगी। जो रीसेटिंग है चाइना पाकिस्तान के साथ अमेरिका का सेंट्रल कमांड का, जो सेटिंग है भारत के साथ, टारगेटिंग चाइना है, उन्होंने बहुत अचीव किया हुआ है। और देखिए ये क्वाड में एक बार अभी वहीं से आया था खबर कि नहीं क्वाड में नहीं आ रहे, इसलिए ये भी कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं यूएन, वो तो बैठक है ना। लेकिन ये जो खबर आई है, इस खबर को चाइना में भी देखा जा रहा होगा। रशिया तो ठीक है, लेकिन चाइना इस खबर को किस तरीके से देख रहा होगा? क्योंकि अभी तो वो हाथ मिले हैं ना सर। तो दिनेश जी, चाइना उस खबर को कैसे देख रहा होगा कि इंडिया ने भी अलास्का में जाके चाइना के ऊपर एक्सरसाइज कर रही है अमेरिका के साथ? उसको कैसे देख रहा होगा? ये तो क्या ये चाइना अपनी स्ट्राइड में इसको ले लेगा? और जो मौजूदा बेहतरी फिलहाल बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस चाइना के साथ हम देख रहे हैं कि हमारी हुई है, क्या वो आगे भी जारी रहेगी या उस पर फर्क पड़ेगा? या बताइए कि सी पैक का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया उसने वहां पर जाकर के और हथियार ला रहे हैं, सबमरीन ला रहे हैं। तो भारत क्या मूर्ख है कि भारत एक ही जगह से करे? भारत देखिए ये इसी को कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिकली जब आप काम करते हैं, जियो पॉलिटिकल करते हैं, यही तरीका है करने का और ये होना भी चाहिए। ठीक है, हमारे और हम उनसे भी व्यापार करेंगे और यही होना चाहिए जब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं। मगर आप यदि इतने तैयार हैं, इतने सातिर हैं इन चीजों को कर पाए, ये नहीं आप कभी दब जाएंगे, कहीं भी दब जाएंगे। और हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी एब्सोल्युटली ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज अ ग्रे जोन ऑन एवरीथिंग फंक्शंस। तो ये ग्रे जो है वो भारत के हित में, जहां पर भी अगर आवश्यक है तो ग्रे भी होना चाहिए और यही रणनीतिक स्वायत्तता कहती है। वो चाइना हो या अमेरिका, जहां जिस जगह पर जिसकी आवश्यकता है उसके साथ हमको कदमताल करनी होगी। और आगे यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत के पीछे पड़े ट्रंप, यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत को वो महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तमाम बार आपने देखा होगा, तमाम स्टेटमेंट्स में देखा होगा कि वो ये मानते हैं कि यूक्रेन रशिया युद्ध तब रुक सकता है जब भारत इसमें हस्तक्षेप करे और अपनी भूमिका निभाए। G7 देशों पर भारत को लेकर डाला दबाव, भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बना रहे हैं ट्रंप प्रशासन के भारत विरोधी प्लान का खुलासा, भारत के खिलाफ 50 to 100% टैरिफ का सुझाव G7 के वित्त मंत्री करने वाले हैं इस बारे में बातचीत। तो आप ये देख रहे हैं, ये दोनों तरफ का आप देखिए। अभी मैंने आपको दूसरा तरफ वाला ट्रंप का चेहरा दिखाया और साल के आखिर में होने वाली यात्रा के बारे में बताया। इधर हमने ये भी बात की कि क्या उसके लिए इसीलिए थोड़ा ऑलिव उनका जो तरीका है वो थोड़ा मित्रता वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन इधर फिर से टैरिफ की बात हो रही है और कह रहे हैं रशिया यूक्रेन वाले मामले में भारत को करना चाहिए, नहीं तो और 100% तक। तो ये बात ये क्या इसी तरीके से ये सर पेंडुलम होती रहेंगी क्या स्थितियां? यही तो है विश्व का पॉलिटिकल सेटअप, जहां पर हर पैरेलल बातें अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग तरह से की जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक बात जरूर है ध्यान रखने की, जो मैंने कहा था, चाइना जो है ना, पाकिस्तान के केस में अगर आप ले लें तो वो चाहता है कि वो पॉलिटिकल सेटअप के साथ अपना काम करे, क्योंकि वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ वहां जमा रहना चाहता है। अमेरिका क्या कर रहा है, जब 10 बजे सुबह में जब फोन गया था डायरेक्टली पॉलिटिकल सेटअप को नहीं, सीधा आर्मी चीफ को, सारे के सारे डीलिंग है जो आप देख रहे हो ना, ये जो मिनरल की जो डील हुई है वो अमेरिका जो किया है उसने, वो आर्मी के लोग चला रहे हैं। फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो भी आर्मी चला रही है। तो जो और इन्होंने यूएवी लगा दिया है सर्वेलेंस के लिए, चाइना की गतिविधियों को मॉनिटर करेंगे वो। फ्लड रिलीफ में अभी देखो आपने हवाई जहाज भेज दिया अमेरिका ने, सब कुछ। और पता है नूर खान बेस पे उतरा, वो रावलपिंडी में नहीं उतरा। ये क्या दिखाया गया है कि भारत इधर मत अटैक करना, हमारे यहां पे लोग होंगे,
बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये तो पहले भी कहा जा रहा था, और ये तो पहले भी मालूम था। और ये G7 की बात जो हम कर रहे हैं, ये फिर लीवरेज है। आ रहे हैं कोर्ट में, हाथ मिलाएंगे। कहते हैं ना, किसी बच्चे को समझाना हो तो हंसते रहते अच्छी मित्रता नहीं मानेंगे, एक थप्पड़ मार के थोड़ी देर फेंक दिया, कल फिर आके मिल लेंगे। तो ये करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, और ये तरीका है, व्यापारिक लोग हैं। लेकिन अगर ये सबको उसी तरह का बच्चा समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और कम से कम अब तो इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए। और स्वदेशी नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक मिसाइल रेडी हो गई है, ब्रह्मोस NG टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो नूर खान को बेशक वो बताने की तैयारी कर रहे हो कि ये तो हमारा इलाका है, इधर मत आना, लेकिन ये खबर भी देख लीजिए। भारत की एयर लैंड सी स्ट्राइक वाली क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी। जनरल सिन्हा यो कमेंट। देखिए, जो अभी हम बना रहे हैं न्यू जनरेशन वाला, वो 2026 में उसकी टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग शुरू है, 27-28 तक गया है। प्रॉब्लम ब्रह्मोस के लिए क्या था, 25 साल से चल रहा प्रोजेक्ट, हम 25 बनाते हैं, साल में 25, क्योंकि लागत बहुत आती है, 1000 बने अभी तक। मगर अभी मास प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं। मास प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले इसकी वेट को कम कर दिया गया है। 3 टन का है जो अभी वाला, उसको 1.3 से 1.5 के बीच में लाएंगे, तो हाफ कर दे रहे हैं। अभी इसकी स्पीड जो है 3.2 मैक्स है, 2.3 हम बोलते हैं, 3.2 है। इसकी स्पीड चली जाएगी 5 से 6। और ये सबसे बड़ी चीज जो है कि कह रहा है, रशिया कह रहा है कि हम खरीदेंगे। जो हमारे पास आपके रुपए पड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मोस का ये है एरोस्पेस है, जो रशियन कंपनी है, वो कहती है कि हम पैसे हमारे पास में है, हम आपके पास इन्वेस्ट करेंगे और क्षमता 10 टाइम्स करेंगे। 7वां उसका जो ये है खुल चुका है लखनऊ में, अभी गए थे हमारे रक्षा मंत्री, करके आए हैं 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले। तो इसकी क्षमता जो हम बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन, और यही कर रहा है रशिया अपने यहाँ, इंडिया यहाँ करेगा ब्रह्मोस। ठीक है, अगली खबर बता दूं सर, क्योंकि बहुत कम समय बचा, 30 सेकंड बचे हैं। अमेरिका के डलास में भारतीय शख्स की हत्या कर दी गई। सहकर्मी ने ही नागमलैया को मार डाला। धारदार हथियार से भारतीय शख्स पर हमला हुआ। परिवार के सामने ही नागमलैया की हत्या कर दी गई। आरोपी ने सिर काटकर शरीर से अलग कर दिया और उसको सिर को बहुत देर तक आसपास लुढ़काता रहा। अगली खबर भी देख लीजिए बहुत जल्दी से। सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम PM। सूत्रों से खबर, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और कार्की में बातचीत के बाद ये फैसला हुआ है। पूरी खबर आगे बताऊंगा, यहां बस कुछ देर के लिए रुक रहा हूं। बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। राहुल बिना बताए विदेश जाएंगे, उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में नहीं आएंगे। पवन खेड़ा को सवाल इतना चुभा, जवाब के बदले ये क्या बोल दिया। मोदी की मां का वीडियो बनाकर अपमान, विरोध के नाम पर ये क्या।